नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं एक ऐसी सीरीज़ लेके आया हूँ जो एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिसमें आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कवर होता है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम कवर होता है, सीपीओ का एग्ज़ाम कवर होता है, स्टेनो का एग्ज़ाम कवर होता है, एमटीएस सीएचएसएल का एग्ज़ाम कवर होता है। इसमें इंग्लिश का जो पेपर होता है, जो सेक्शन होता है, उसमें वोकैब का एक सेक्शन आता है जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान करता है। ये एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, जैसे जो बीएससी वाले बच्चे हैं, जो बीटेक वाले बच्चे, जिन्हें मैथ्स बहुत पसंद है, जिनको रटना बहुत कम पसंद है और जिनको पढ़ के चीज़ें याद नहीं होती है, जो कंसेप्चुअली थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, उनके लिए वोकैब याद करना, उसे मेमोराइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। तो जब भी वो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है यार कि वोकैब कैसे प्रिपेयर करें, और वोकैब पढ़ना भी बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। तो ये जो सीरीज़ मैं लेके आया हूँ, ये सीरीज़ आपको बहुत मदद करेगी। इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बातें करूँगा 1-2 मिनट, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो मैं अपने तैयारी के समय का कुछ बात साझा करना चाहूँगा। मैं 2015-2016 के समय पे तैयारी करता था, तो मुझे इस रटने से बड़ी दिक्कत हुआ करती थी और मेरी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, तो मेरे शब्द भंडार भी बिल्कुल ना के बराबर थे। मैंने अपने समय में 17-18 हज़ार वोकैब रटे थे। अब एक तो वोकैब रटना, मतलब आज आप टहल टहल के रट रहे हो, कल भूल जाता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, ये सभी के साथ होता है। तो मैंने उस टाइम पे एक तरीका ईजाद किया था, और वो तरीका मेरे इंग्लिश के टीचर का 9th क्लास में बताया हुआ था। वो तरीका बहुत मदद किया था मुझे, ताकि मैं वोकैब प्रिपेयर कर पाऊँ। तो ये सीरीज़ मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये सीरीज़ में मैं तकरीबन 9000 प्रीवियस ईयर के जो वर्ड्स हैं, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे इडियम्स हो, चाहे वर्ड सीरीज़ हो, चाहे आपके फिक्स प्रीपोजिशन हो, चाहे फ्रेजल वर्ब्स हो, उन सबको मैं कवर करने वाला हूँ अगले 90 दिन में। मतलब 90 दिन में 9000 वोकैब मैं कवर करने वाला हूँ। साथ में मैं ये भी आपको बताने सिखाने वाला हूँ कि आप इन 9000 शब्दों को याद भी रख सकते हो, एग्ज़ाम में जाके अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो इस सीरीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दिन का सुबह सुबह का शुरुआती दौर में 30 मिनट से लेके 45 मिनट आपके चाहिए होंगे। फिर जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ते चले जाएंगे, शब्द आपके सामने होते चले जाएंगे, तो आपको ज़्यादा समय एलोकेट करना पड़ेगा। मतलब सुबह सुबह उठ के आपको 1 घंटे से सवा घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका वोकैब अच्छा प्रिपेयर हो पाएगा। और 90 दिन अगर आपने तमीज़ से मेहनत कर लिया तो आपको ये सारे के सारे शब्द याद हो जाएंगे, और सिर्फ रिवीजन बीच बीच में करते रहना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम तक। अच्छा, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले सालों से वोकैब बहुत सारा पढ़ रखा है, क्या ये सीरीज़ उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, या उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो फर्स्ट टाइमर है? तो ये जो सीरीज़ है, जो मुझे लगता है कि जो एसएससी की तैयारी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने बिल्कुल शब्द नहीं पढ़ा हुआ है, जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा यार शब्द भंडार कैसे कवर करेंगे, उनको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। उन बच्चों का समय थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है जिन बच्चों ने बहुत सारा वोकैब जो है पढ़ रखा है, क्योंकि वो वीडियो के माध्यम से इसे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो रिविज़न के लिए चाहेंगे तो वो इस पीडीएफ को, जो मैं पढ़ाऊँगा उसका पीडीएफ भी दूँगा, उस पीडीएफ को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटा मोटा जो मैं समझ रहा हूँ मैं इसको डिज़ाइन करते वक्त है, इसके डिज़ाइन करते वक्त ये 90 दिन का सीरीज़ डिज़ाइन किया है मैंने। और 90 दिन की सीरीज़ में मैं जो समझ रहा हूँ, मोटा मोटा लगभग 100% आपका वोकैब कवर हो जाएगा। 2 किताबें बहुत अच्छी है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके एसएससी एग्जाम के प्रिपरेशन में। एक 90 डेज वोकैब प्लानर की, जो माई पाठशाला की आती है, दूसरी आती है ब्लैक बुक। ये दोनों प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है। ब्लैक बुक ने एक अलग तरीके से जो है पॉइंट आउट किया है आपका वोकैब की, कोई वोकैब कितनी बार रिपीट होती है, या वो हाईलाइट किया है कि हाँ ये एग्जाम में आता है, सब प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। और 90 डेज वोकैब प्लानर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया बच्चों की, कि बच्चों को तैयार कैसे होना है। वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो वोकैब है, एक दिन में कितना पढ़ना है, दूसरे दिन में कितना पढ़ना है, तो हमने उसे बाइट्स में बनाया है, रिविजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। इन दोनों बुक्स में से आप कोई भी बुक इस्तेमाल करके अपनी तैयारी कर सकते हो, सब में यही सारे वोकैब मिलेंगे। तो इस सीरीज में लगभग 100% आपको वोकैब कवर हो जाएगा। कुछ 2-4-5% जो वोकैब बाहर से आते हैं वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना हमारे में मिलेगा, ना ब्लैक बुक में, ना दुनिया की किसी किताब में मिलेगा। वो कुछ हर साल नया ही पूछा जाता है। 95% जो वोकैब होता है वो प्रीवियस ईयर से आता है, वो कवर हो जाएगा। तो इस सीरीज में 100% वोकैब कवर करने वाला हूँ। और मैं एक और चीज़ इस सीरीज में इंश्योर करने वाला हूँ कि आपको सारा का सारा वोकैब इस सीरीज के अंत होते तक याद हो जाए। मतलब 9000 शब्द आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपको रट जाए। मैं बीच में प्रोसेस भी बताऊंगा कि जैसे आज डे 1 करा रहा हूँ, डे 2 कराऊंगा, तो डे 1 का रिवीजन कैसे करना है, डे 3 कराऊंगा, डे 1 डे 2 का रिवीजन कैसे करना है, ये सब भी चर्चा करते हुए चलूंगा, ताकि आप अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर सकूँ।
इस जो सीरीज़ की समय रहेगी ये रिकॉर्डेड मॉड्यूल में जो है आपको मिलेगा। हर रोज़ सुबह 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा और 7 बजे रिकॉर्डेड मॉड्यूल में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप 2x पे डाल के जो है या धीमे स्लो मोड पे डाल के अपने हिसाब से कर सकते हो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी 90 डेज़ का। अगर आप वोकैब प्लानर जो बुक है अगर उसको बाई करोगे तो आपको PDF बार बार वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे वोकैब उसमें मिल जाएंगे, सब उसी से लिए गए हैं। इसमें सारा प्रीवियस ईयर का वोकैब जो है कवर किया गया है और ये सफिशिएंट कंटेंट होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसकी PDF टेलीग्राम पे जैसा मैंने बोला कि आपको मिल जाएगा। और साथ में एक और चीज़ है कि इस पे जो मैं डेली पढ़ा रहा हूँ इसके लिए प्रैक्टिस क्विजेज मिल जाएगी आपको 90 डेज वोकैब प्लानर पे। आप उसका QR कोड स्कैन करके डेली जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप क्विजेज प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन के लिए बेहतर टूल हो सकता है, ये बेहतर रिसोर्स हो सकता है। ज़्यादा समय ना लूँ, ज़्यादा समय किसी और डिस्कशन में करने के बजाय डायरेक्ट टू द पॉइंट आऊँगा। देखो, रिवीजन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना तो बहुत मुश्किल काम है कि आप चीज़ों को सही कर पाओ। अब जैसे आज मैं डे 1 पढ़ाने वाला हूँ, डे 1 आप पढ़ोगे, डे 1 आपको कितना 5 से 6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक बच्चा होता है वो वोकैब टहल टहल के रट्टा मारता है, और इसका मैं दूसरा तरीका आपको आज पढ़ाते वक्त बताऊँगा कि आपको क्या करना है कि आपको टहल के रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ रीड करना है। रीड करने और टहल के रट्टा मारने में बहुत फ़र्क होता है। रीड करना है और समझना है और आज के दिन छोड़ देना है। अगर आप मेरे साथ ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हो तो अपने सुबह का 7 बजे का समय आप 7 से लेके 8 के लिए आप वोकैब दे दो। इससे ज़्यादा आप समय देते हो, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 90 दिन में आपके 9000 पूरे शब्द कवर हो जाएंगे। तो 7 से 8 का समय रख लो। 7 से लेके 7:30 तक आप वीडियो कवर करो और 7:30 से लेके जो है आप 8 बजे के आसपास तक रिवीजन के लिए डेली रखो, रिवीजन का टाइम रखो। और दूसरा जो प्रॉमिस आपको करना है मेरे से, आपको रट्टा नहीं मारना है। ध्यान रखना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, रीड करना है। अगर आप रट्टा मारोगे तो कभी भी आप जो है इसे याद ही नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, ये नहीं करना है, आपको रीड करना है। अब मैंने ना इसको बाइट्स में बनाया है। मैं हर रोज आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देने वाला हूँ, ईडीएम भी देने वाला हूँ, वर्ड सीरीज भी देने वाला हूँ, फिक्स प्रीपोजिशन भी देने वाला हूँ जो है, और फ्रेजल वर्ब भी देने वाला हूँ। मैंने इसका पूरा फॉर्मेट बना रखा है और मैं ये फॉर्मेट दिखाना भी चाहूँगा और साथ में पढ़ाते हुए भी चलूँगा। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगा वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूँगा। इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है और ईडीएम्स का वेटेज ज़्यादा रहता है। पहले मैं दिखा देता हूँ फिर पढ़ाऊँगा। अब जैसे मैंने तकरीबन आप देखोगे तो 20 के आसपास 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिया है, और 20 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखना बहुत आसान सा काम है। ये पूरा प्रीवियस ईयर है जिसमें अपन कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपका सेक्शन आएगा ईडीएम फ्रेजेस का। ये ईडीएम फ्रेजेस आपके पास तकरीबन 10 होंगे, ठीक है, टोटल 10 से 12 होंगे दिन के, जो आसानी से याद हो जाता है। फिर वर्ड सीरीज की अगर बात करें तो ये भी 7-8 वर्ड्स होंगे, लेकिन अगर इनका सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला लोगे तो इसमें तकरीबन 30-40 आपको जो है पूरे के पूरे वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे सिनोनिम्स के फॉर्म में, एंटोनिम्स के फॉर्म में, जब हम लोग इसको आज ही के दिन सीखेंगे। और डे 2 में इसी तरीके से कंपाइलेशन चलेगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अगला जो सेक्शन हमारा आएगा ये वर्ड सीरीज का सेक्शन चल रहा है। इसके बाद फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, वर्बल फ्रेजेस बोल दो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये तकरीबन 5-6 आपके पास रहेगा डेली बेसिस पे। इसके बाद आपका फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, ये भी आपके पास 4-5 रहेगा। ओवरऑल इसको आपको पढ़ने में जो है जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जब आप पर्सनली पढ़ोगे, जब रिवीजन में लोगे तो आपको 15 मिनट लगेगा। बाद में 2-3 रिवीजन के बाद 2-2, 3-3 मिनट में ये पूरा डे 1 का पूरा रिवीजन हो जाता है। तो ये पूरा सेक्शन इस तरीके से अपने को कवर करना है। और ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये वर्ड्स है जो क्लोज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा कुछ लेके रखा है अपन ने। ये क्या होगा, जब 90 दिन आप कवर करोगे तो पूरे 9000 वर्ड्स कवर हो जाएंगे। इसको इस तरीके से इस सिस्टम में डाल के बनाया ही गया है कि आप सारा का सारा कुछ कवर कर लोगे। अब चलो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि जैसे आप इसको पढ़ते कैसे हो। बहुत सारे लोग बहुत अलग तरीक़ों से पढ़ाते हैं। मैं वो तरीके से बताता हूँ जिस तरीके से मैंने ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम फ्रेजेस और फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और ये सब याद किया था। क्योंकि जो रास्ता मैं तय करके आया हूँ उसी रास्ते से मैं आपको सिखा पाऊँगा। क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी तो इंग्लिश सुधारने में बहुत समय लगा। इंग्लिश बहुत अच्छे से अगर मैं बोलूँ कि आज के दिन पे सुधर गई है तो ऐसा बहुत नहीं सुधरी है। मतलब अगर आप मेरा प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो प्रोनाउंसिएशन अभी भी मेरा यूपी और बिहार का टोन आएगा। जैसे अमेरिकन एक्सेंट होता है, ब्रिटिश एक्सेंट होता है, वैसे अगर इधर देखोगे तो पूर्वांचली एक्सेंट देखने को मिलेगा जब मैं इंग्लिश आपको पढ़ाऊँगा। तो मतलब बिहार का थोड़ा टच आएगा, यूपी का थोड़ा टच आएगा। और अगर आप यूपी, बिहार या हिंदी भाषी राज्य से आते हो जहाँ पे आपने इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं बचपन में पढ़ रखा है, तो आप कितना भी अपना प्रोनाउंसिएशन सही करोगे, अगर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से नहीं हो, जब बचपन से आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं सही हुआ है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे आप देखो कि हमारी हिंदी जो है
वो भोजपुरी भी आती है और खड़ी बोली भी आती है, बैठी बोली भी जिसको बोल सकते हो, अलग अलग टोन आता है। अब जैसे कोई अमेरिका से आके उसको हिंदी बुलवाओ तो उसका एक्सेंट अलग होता है, हमारा अलग होता है। वैसे इंग्लिश बोलने में भी ऐसा रहता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर होता रहता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन उतना मैटर नहीं करता है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो एग्जाम में आप जा रहे हो ना, जो एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम के रेलिवेंट कंटेंट कैसे पढ़ना है। रेलिवेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जितना रेलिवेंट रहोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। तो चलो मैं एक तरीका बताता हूँ। आइडली क्या होता है कि जब आप ये याद करते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या आइडियम फ्रेजेस, तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम टहलते हैं। जैसे हमने स्टेटमेंट पढ़ा, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। इसका हिंदी मतलब हो गया कि वन मतलब एक ऐसा आदमी जो डिपेंडेंट हो गया किसी चीज़ पे या ड्रग्स पे, ठीक है ना, जिसको आइडली हम नशेड़ी या एडिक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो हम पहले समय क्या करते हैं, जो हम यूपी बोर्ड वाले या बिहार बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, इसको ऐसे टहल टहल के रट्टा मारते हैं। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज कॉल्ड एडिक्ट, नशेड़ी, ऐसे करके रट्टा मारते हैं। इसको ऐसे नहीं पढ़ते, इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो, ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो, उसको हम हिंदी में नशेड़ी बोलते हैं। नशेड़ी तो आप रिलेट कर पाते होंगे, तो इसके साथ आप हिंदी भी पढ़ते हुए चलो कि हम उसे एडिक्ट बोलते हैं या नशेड़ी। तब और इसमें क्या होता है कि थोड़ा स्टेटमेंट भी आपको याद रखना पड़ता है। तो जैसे आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा और दूसरी बार पढ़ा फिर तीसरी, तो एक स्टेटमेंट आप आइडली 3 बार पढ़ो। 3 बार पढ़ने से दिमाग में वो चीज़ें थोड़ी जाती है। जरूरत होगी तो एक बार कॉपी पे लिख भी लो, मतलब ये भी कर सकते हो कि आप कॉपी पे एक बार लिख लो, क्योंकि लिखने में ना पढ़ने से ज़्यादा सेंस समझ में आता है। तो आप खाली इसको कोरिलेट करो कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति, या आपका कोई दोस्त होगा, रिलेट करना सीखो। राम हो गया, रोहन हो गया, सोहन हो गया, कोई भी होगा, कोई नाम हो गया कि भाई मेरा रोहन, मतलब इसको ऐसे करो, मेरा वो रोहन वाला बंदा है जो यार फलाना जो है सिगरेट पीने पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो मेरा दोस्त तो है वो नशेड़ी है, रोहन नशेड़ी है, क्योंकि वो मतलब क्या है, चरस पीता है, ड्रग्स पीता है, ऐसा करके। तो ये रिलेट जैसे ही करोगे मन में, तो अब जैसे मैं पहला स्टेटमेंट बता रहा हूं तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको आदत में डाल लोगे ना कि रिलेट करने आ जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा इन चीज़ों को याद रखने के लिए। तो टोन और रिदम भी धीरे धीरे याद रह जाता है। तो एडिक्ट अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत नॉर्मल सा वर्ड है। लगभग अगर आप देखो कि प्रिपरेशन करने वाला कोई भी बच्चा है जिसने बचपन में थोड़ी पढ़ाई कर रखी है, तो तकरीबन 90% बच्चों को ये वन वर्ड याद होगा। एडिक्ट सभी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा में जो है चलता रहता है। अब आप ये सोचो कि क्या बार बार आपको इसको याद करने की जरूरत है? नहीं। अब जब इसको पढ़ोगे तो आपको 1-2 बार पढ़ने की जरूरत है। एडिक्ट एक ऐसा शब्द है जो आपको ऑलरेडी आता है, तो याद इसे नहीं करना है। अब उसके बाद दूसरा देखो, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड प्लेसेस, मतलब बहुत छोटे से कमरे में या छोटी सी जगह में अगर आपको बंद कर दिया जाए और आपको वहां पे डर लगे कि आपका दम घुट रहा हो, मतलब स्मॉल, छोटे और अंधेरे वाले प्लेसेस से अगर डर लग रहा हो कि हाँ छोटे प्लेस में डाल दिया, जो बहुत डर लग रहा हो कि नहीं मैं मर जाऊंगा, मेरा घुटन हो रहा है, दम घुट रहा है, अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं ये जानना है आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। अब जैसे इसका हिंदी देखो, हिंदी भाषी बच्चे भी समृद्ध भीति अगर हम हिंदी में लिखें तो हिंदी भी आपको समझ में नहीं आएगी, ये ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए रटना। ये इंग्लिश शब्द, क्योंकि ये भी आपके लिए हिंदी अननोन है, तो जो हमारे लिए हिंदी शब्द भी अननोन है ना, उसे भी रटना बड़ा मुश्किल होता है। तो इंग्लिश शब्द क्लास्ट्रोफोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है, फोबिया का मतलब डर होता है। अब क्लास्ट्रो शब्द है वो छोटे स्मॉल प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्लास्ट्रो प्लस फोबिया, फोबिया मतलब डर, स्मॉल प्लेस से डर, क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है ना, अंधेरे से, छोटे प्लेस से डर, तो क्लास्ट्रोफोबिया हो गया। समझ में आई बात? तो ये शब्द ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए मतलब ऐसा होगा कि नया होगा, कुछ लोगों के लिए नया नहीं होगा, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे फोबिया जो शब्द है उसका मतलब डर होता है। जहां जहां जिसके साथ साथ भी फोबिया लग के आएगा वो होगा डर। अब उसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस आता है कि कई सारी चीजें एक साथ को रिलेट करके भी अपन पढ़ सकते हैं, कि फोबिया वाले सारे वर्ड्स रख के एक साथ पढ़ लें, हम फोबिया वाले सारे एक साथ रख के पढ़ लें, ये भी एक तरीका होता है। तो क्लास्ट्रोफोबिया मतलब स्मॉल प्लेस से, इनक्लोज प्लेस से डर, क्लास्ट्रोफोबिया कहलाता है। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो अवॉइड ना किया जा सके, जो टाला ना जा सके, जो है अपरिहार्य हिंदी में इसको बोलते हैं। और हिंदी भी क्या कहते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट शब्द समझ में आएगा अगर आप हिंदी से जाओगे, लेकिन अगर हम बात करें कि अनअवॉइडेबल बोलते हैं कि हाँ नहीं भाई हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल कोई चीज़ है कि हम किसी चीज़ को टाल नहीं सकते, ये भी आपकी डिक्शनरी में मतलब बहुत आम सा शब्द होगा। 90-95% लोग इसको भी जानते होंगे, 90-95% इसको भी जानते होंगे। अब इसके बाद अगर बात करें, पर्सन हु हैज़ कंप्लीट पावर इन ए कंट्री एंड यूजेज इट इन ए क्रूअल एंड अनफेयर वे, ये
स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो टायरेंट बोलते हैं इसके लिए वन वर्ड जो आता है, ठीक है, जिसको हम तानाशाह बोलते हैं। इसका एक दूसरा टर्म चल रहा है डिक्टेटर। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप सुन रहे होगे कि मोदी को लोग डिक्टेटर बोल रहे हैं। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी कि मोदी जी हमारे डिक्टेटर होए जा रहे हैं, तानाशाह हुए जा रहे हैं। तानाशाह में क्या होता है कि एक सिंगल आदमी होता है जो पूरा रूल करता है और किसी की बात नहीं सुनता है। और एक आदमी रूल करने के साथ साथ एक और बात हो कि जब वो क्रूएल हो, क्या हो, जब वो क्रूएल हो, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हो कि लोगों के ऊपर जो है मार काट कर रहा हो, जबरदस्ती उसको दबा रहा हो, अगर इस नेचर का हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टायरेंट, तानाशाह। मतलब एक ऐसा शासक, एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहता है, सबको दबा के रखना चाहता हो, उसको क्या बोलते हैं, टायरेंट। अगला है पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। एक ऐसा आदमी जो वार को अपोज करता है, ठीक है ना, या जो मना करता है कि मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल ना होना चाहिए। मतलब जिसको लड़ाई से परेशानी है, वो चाहता है कि लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, शांतिवादी, पैसिफिस्ट बोलते हैं ना, शांतिवादी बोलते हैं। ये बहुत ऐसी चीज़ है कि जब आप एक बार पढ़ोगे ना तो एक बार में ही याद हो जाता है कि पैसिफिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद अगले सेक्शन में चलते हैं। अगले नंबर में समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। एक ऐसी चीज़ जो किया जा सके, एक ऐसी चीज़ जो किया जा सके। हम आम मतलब जब जनरल डिस्कशन करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ फिजिबल है या फिजिबल नहीं है, तो इसके लिए वन वर्ड आता है फिजिबल। फिजिबल होना मतलब कोई चीज़ संभव है। इसके लिए एक लंबा सा स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, फिजिबल, संभव होना। अब ये जो मैंने लिया है ना, ये सब प्रीवियस ईयर का है, ये सब प्रीवियस ईयर का है। मतलब 1997 से लेके 2024 तक कभी ना कभी ये सारे के सारे एग्जाम में आपके पूछे गए। कोई भी नया एडिशनल नहीं है, सब पुराना आपका जो है चल रहा है, ठीक है। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड्स टू सेटल देयर। एक आदमी जो विदेश से आया हुआ है, और ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड, ध्यान से देखो कि एक आदमी बाहर जाता है, एक बाहर से अंदर आता है, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड, एक आदमी जो विदेश से आ रहा है, टू सेटल देयर, तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रवासी, इमिग्रांट। उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रांट। और स्पेलिंग ध्यान से रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में भी आता है, IMMIGRANT, ये इमिग्रांट होता है। ये डबल एम होता है इमिग्रांट में, बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये आई होता है जिसको हम अप्रवासी बोलते हैं। अगला है ए गेट एट द एंट्रेंस टू ए पब्लिक बिल्डिंग, स्टेडियम, ETC दैट टर्न्स इन ए सर्किल व्हेन पुश्ड अलाउंग वन पर्सन टू गो थ्रू एट ए टाइम। कई बार आप गए होगे, कहाँ पे, कई बार आप गए होगे जो है पार्क में, मॉल्स में, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का लगा रहता है। इसमें एक आदमी घुसता है तो ये अंदर जाता है, तो ये ऐसे घूम के आ जाता है, तो एक अंदर जाता बाहर जाता है, ऐसे राउंड में सर्किल में चलता रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते क्या है, घूमने वाला दरवाजा हिंदी में बोल देते हैं। और हिंदी में देख रहा हो एक से ज़्यादा शब्द हो गया, घूमने वाला दरवाजा। लोग ये बोल सकते हैं घूमने वाले दरवाजे को क्या बोलते हैं, तो घूमने वाले दरवाजे को क्या बोलते हैं, टर्न स्टाइल बोलते हैं। आज से जब भी कभी पूछेगा घूमने वाले दरवाजे को क्या बोलते हैं, तो टर्न स्टाइल बोलते हैं, जो कि भी किसी पब्लिक बिल्डिंग में, पार्क में, अलग अलग जगहों पर रखा रहता है, जिसमें एक पर्सन घुसता है, फिर दूसरा पर्सन निकल रहा होता है, ऐसे राउंड राउंड, तो उसको टर्न स्टाइल बोलते हैं। डेफिनेटली एग्रेसिव, डेफिनेटली एग्रेसिव, बहुत दो शब्द यहीं पे दिया हुआ, इसके लिए एक शब्द पूछा गया है। तो ट्रूकुलेंट बोलते हैं जिसको बोलते हैं लड़ाकू, मतलब कोई ऐसा आदमी है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बहुत एग्रेसिव है। तो ट्रूकुलेंट उसके लिए सही शब्द होता है कि हम बोलते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो ट्रूकुलेंट है, बहुत लड़ाकू है। तो आप बोल सकते हो ना कि मेरा दोस्त राम, रमेश, तमेश, सीता, गीता, मीता, जो भी आपका दोस्त मेल दोस्त है या फीमेल दोस्त है, तो उसको आप ट्रूकुलेंट बोल सकते हो। ऐसे याद रखो मेरा दोस्त, मतलब ये शब्द याद करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरे को याद है मेरा एक दोस्त सूरज है, तो और एक दोस्त का नाम महेंद्र है, एक दोस्त का नाम महेंद्र है। तो सूरज मेरा ऐसा है जो बहुत चिल है यार, इनोसेंट सा बंदा है, लेकिन जो महेंद्र है ना वो ट्रूकुलेंट टाइप का है, मतलब लड़ाकू है। मतलब उससे बात भी कर दो तो पता चलता है भाई वो क्या है, डेफिनेटली एग्रेसिव है वो, मतलब कुछ भी बात करेंगे तुरंत लड़ पड़ेगा, तो उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो लड़ाकू बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोरिलेट करके आप चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है ना। टू आर मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयर फॉर नॉट डेफिनेट, मतलब अगर आप कोई बातचीत कर रहे हो या कोई चीज़ बता रहे हो, उसमें दो सेंस निकल रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट आप चीज़ पे नहीं पहुंच पा रहे हो, और जिस पे आपको पता नहीं चल रहा है कि नहीं भाई डेफिनेटली क्या सही होगा। इसका मतलब है कि आपके मन के अंदर डाउट है, इधर जाना है या उधर जाना है, तो डाउटफुल बात हो गई ना। तो एम्बिगुअस बोलते हैं, अनेकार्थी बोलते हैं, ठीक है ना। एम्बिगुअस कोई चीज़ है जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, मतलब उसका ये भी अर्थ हो सकता है, ये भी अर्थ होता है। हिंदी में इसको अनेकार्थी बोलते हैं, हिंदी में इसको अनेकार्थी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस बोलते हैं। समझ में आए? तो इसको आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। जैसे एम्बी का मतलब दो होता है,
एम्बी का मतलब दो होता है, हम बोलते हैं ना एम्बीडेक्स्ट्रस, दो हाथों से काम करने वाला। तो एम्बिगुअस का मतलब ये हो गया कि भाई दो अर्थ हो गए, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। और हिंदी में इसको दो अर्थ वाला नहीं बोलते, अनेकार्थी बोलते हैं, एक से ज़्यादा अनेक बोलते हैं, तो अनेकार्थी बोलते हैं एम्बिगुअस। समझ में आई बात? एम्बी, एम्बी मतलब दो, इससे याद रखो एम्बी। एम्बीडेक्स्ट्रस भी आता है, दो हाथों का इस्तेमाल करने वाला। इसके बाद अगला है ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। ये देखो दोबारा आया हुआ है, ठीक है, रिपीट हो गया है। तो पैसिफिस्ट अभी अपन डिस्कशन कर रहे थे। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, एक आदमी जो सही गलत से कंसर्न नहीं रखता है, ठीक है ना। तो एमोरल जिसको बोलते हैं, जो नीतिहीन है, क्या है वो, मोरल नहीं है। मोरल आदमी होता है जिसको सही गलत से फर्क होता है। एक ऐसा आदमी जिसको सही गलत का कोई फर्क नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, एमोरल। जिसके पास कोई मोरल नहीं है वो एमोरल है या नीतिहीन है। अगला है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है उसको हम बोलते हैं ऑब्सलीट, अप्रचलित बोलते हैं। ये प्रथा हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब जो चीज़ आज के समय में पहले यूज हुआ करता था अब यूज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ ऑब्सलीट हो गई है। और मैं 2015 का एग्ज़ाम मेरा याद है, ठीक है ना। 2015 में ये शब्द आया है, 2016 में शब्द आया है, 2016 के प्री में भी ये आया है ऑब्सलीट, और मेंस में भी आया है। आप सोचो कि मैं कितना लकी था उस टाइम पे कि ये शब्द मैं इतना पढ़ के गया था कि 2016 में प्री में भी मेरे सेट में आया है और मेंस में भी मेरे सेट में आया है 2016 में। और अगर मैं 2017 की बात करूं ना, तो 2017 के किसी ना किसी सेट में ऑब्सलीट आया है, आप पेपर उठा के देख लो। और मेरा मानना है कि 18 में भी आया होगा, 19 में भी आया होगा, किसी ना किसी सेट में ये शब्द आता है। बहुत मतलब वैसा है जो बहुत ज़्यादा एसएससी एग्जाम, जो एग्जामिनर ये एग्जाम बना रहा होता है ना, उसको लगता है ये शब्द बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके आने की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि इस शब्द को तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ अब प्रचलन में नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सलीट हो गया है वो। तो ये शब्द आपको याद होना चाहिए, अप्रचलित जिसको बोलते हैं। स्टिल्थली डन, समथिंग डन इन अ क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। स्टील करना मतलब चोरी करना। स्टिल्थली डन का मतलब हो जाता है चोरी से करना। अब अगर बड़ा ये छोटा स्टेटमेंट आ सकता है, इसके लिए पूछा जा सकता है कि इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे। दूसरा ऐसे आ सकता है, समथिंग डन इन ए क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस, मतलब कोई चीज़ ऐसी जो चुपचाप के करना है ताकि नोटिस में ना हो। तो इसके लिए जो सही शब्द होता है हिंदी में होता है गुप्त, और अंग्रेजी में इंग्लिश में होता है सरप्टिशियस। क्या होता है, सरप्टिशियस। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, सरप्टिशियस। बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, ठीक है ना। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक ऐसा आदमी हो जिसको बहुत ज़्यादा जो है ये एक अच्छा छूट गया, इस पर डिस्कस करते हैं, लास्ट वाला है डिस्कस करते हैं। पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मतलब किसी भी व्यवसाय का, किसी भी काम को अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसको बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं उसको, वेटरन बोलते हैं। तो जब भी आप जाते हो, जैसे मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा होगा जो 20 साल से पढ़ा रहा होगा, तो हमारे लिए वो तो वेटरन हो जाएगा ना भाई, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर किसी काम को किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो हम उसको वेटरन बोलते हैं, ठीक है। और नॉट ईजिली डिसाइफर्ड, जो आसानी से, डिसाइफर मतलब डिकोड करना या समझना, ठीक है ना। नॉट ईजिली डिसाइफर्ड, जो आसानी से समझा ना सके। ये भी अपने आप में एक ऐसा शब्द है, डिसाइफर करना मतलब डिकोड करना। तो अपाठ्य जिसको बोलते हैं, अनडिसाइफ, इसके साथ तो सिर्फ मतलब नॉट इजीली डिसाइफर्ड बोल दिया गया है, तो अनडिसाइफरेबल लिख दिया गया है, जो डिसाइफर करने की योग्य नहीं है, जो अपाठ्य है। डिसाइफर का मतलब हिंदी में बोलो कि जो पढ़ने योग्य है, तो डिसाइफरेबल बोल दिया गया है। अब डिसाइफर देखो यहाँ पे, इसको ब्रेक करके पढ़ सकते हो। डिसाइफरेबल का मतलब डिसाइफर प्लस एबल, एबल का मतलब जो हो सके, तो डिसाइफर कर पाना मतलब पढ़ पाना, और फिर अन लगा दिया गया तो अनडिसाइफरेबल मतलब अपाठ्य, जो पढ़ा ना जा सके, जो डिकोड ना किया जा सके, जो समझा ना जा सके। समझ में आई बात। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो जब आप पढ़ते हो तो इसको पहली बार बहुत समझ के पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ के पढ़ना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ ऐसे आपको सुनना है, ऐसे आपको अपने सेंसेस में पढ़ना है, तब जाके ये वोकैब पढ़ पाओगे, आप समझ पाओगे, तब आप इसे याद भी कर पाओगे। अब जैसे एम्बिगुअस आया है, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई दो स्टेटमेंट अगर किसी के दो मतलब निकल के आ रहे हैं तो वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग है, अनेकार्थी मीनिंग निकल रहा है, उसको एम्बिगुअस बोलते हैं। ए ट्रुथ विच इज ऑफन रिपीटेड, ए ट्रुथ विच इज ऑफन रिपीटेड में एक ऐसा शब्द है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है, एक ऐसा शब्द जिसको बार बार रिपीट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्वतः सत्य है।
स्वतः सत्य है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रूइज्म। ट्रू पहले से है लेकिन ट्रूइज्म क्योंकि वो सच है, बार बार रिपीट किया जाता है, तो उसको हम ट्रूइज्म बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, ए ट्रूथ विच इज ऑफन रिपीटेड। आपको स्टेटमेंट भी ध्यान से देखना है क्योंकि जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करते हैं तो इसके साथ साथ हमें स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ता है। एग्जाम में एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं। अगला है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब पैसे बनाने के लिए किसी को डिसीव करना, फ्रॉड करना, इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ते हैं, कहीं और जगह पे आते हैं, कुछ कमिट करते हैं, फिर आपसे पैसे ले लेते हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होते हैं, आपको बोलते हैं ये कर देंगे, पैसे डाल दो, ठीक है ना। तो एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब अगर कोई आपको चीट कर रहा है पैसे बनाने के लिए तो उसको फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंटल और मेमोरियल। आपने कई बार घर में देखा होगा, जैसे आपका वॉल है, इस वॉल में कहीं आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ बना होगा और इसके ऊपर कुछ रखा रहता है, इसके ऊपर कुछ रखा रहता है। तो ये जो प्लेट है ना, ये जो बना रहता है, जो वॉल पे लगा रहता है, ये किस किस चीज़ का होता है, ये मेटल का होता है या पोर्सलेन प्लेट होता है जो वॉल पे लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लैग बोलते हैं, PLAQUE। ये याद रखिएगा, इसका जो नाम है प्लैग बोलते हैं, ठीक है ना। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, दो पीसेस में काटना, इसको अंग्रेजी में क्या करते हैं, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, तो इसको सीवर बोलते हैं। देखो सीवर से अगर मैं बात करूं, एक और आता है SEWER, ये वो सीवर होता है जो नाली जिसको बोलते हैं, और SEVER होता है, इसका मतलब होता है काटना, SAW, इसको भी क्या बोलते हैं, काटना बोलते हैं, इसको बोलते हैं काटना। तो ये सारे बहुत आपके एग्जाम में यूज होते रहते हैं, ये बहुत आपके एग्जाम में यूज होते रहते हैं। अगर इसी तरीके से बात करें, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब एक फैमिली के ही कंटिन्यूस बंदे हैं, जैसे मेरे पापा राजा थे, फिर मैं राजा हूँ, मेरा बेटा है वो राजा आ जाए, तो इस तरीके से जब अगर सक्सेशन चलता रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, राजवंश बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको डायनेस्टी बोलते हैं। कि दादा राजा थे, फिर उनका बेटा हुआ वो राजा, फिर उनका बेटा हुआ राजा, फिर बेटा राजा, तो एक ही राज परिवार से जब ये सक्सेशन चलता रहता है किसी किंगडम को लीड करने का, तो इसको क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं अंग्रेजी में, और राजवंश बोलते हैं, राजवंश बोलते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में आप आती है ना कि मुगल की डायनेस्टी, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये पूरा सीक्वेंस चलता जाता है औरंगजेब तक, और औरंगजेब के बाद जाके ख़त्म होता है, वो डायनेस्टी पूरा ख़त्म होती है। सल्तनत काल, सल्तनत डायनेस्टी की बात आ जाती है। तो डायनेस्टी का मतलब हो गया कि एक ही परिवार के बेटे और उनके बेटे और उनके बेटे फिर वो राज कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। अब जब इस चीज़ को समझ के पढ़ते चलोगे ना, 2-3 बार वो पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज जैसे हमने थोड़े से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए, इसमें से अगर आप देखोगे ये सिलेक्शन कैसे, सिलेक्शन में देखोगे तो इसमें सही मायने में मैं अगर आपको डिफिकल्ट शब्द बताऊं, एक दिन आप अगर 20 डिफिकल्ट शब्द पढ़ोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मन का लगना और उसे याद होना। अब जैसे मैं अगर ग्रेविटी बताऊं डिफिकल्टी की, एक ये शब्द है जो आप भूल सकते हो, एक ये शब्द है जो आप भूल सकते हो जितना मैंने आपको पढ़ाया, बाकी की चीज़ बहुत आसानी से आपको याद हो सकती है। सरप्टीशियस ये आपको भूलेगा, और ये आपको भूलेगा, टर्न स्टाइल, ठीक है ना, ये आपको भूल जाएगा, मतलब ऐसा होता है। ट्रुकुलेंट भी भूल सकता है, मतलब यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा 2 बार 3 बार 4 बार। तो जब आप दूसरे दिन पढ़ने आओगे तो आपको क्या करना होता है कि ऐसे रिवीजन के समय पे इसको बंद करके, मतलब एक बार आप पढ़ते हो फिर बंद करके इसको पढ़ने की कोशिश करते हो, तो उसमें आपको पता चलता रहता है कि कौन सी चीज़ आपको जुबान से आ जा रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो जुबान से नहीं आ रही है। तो उसको धीरे धीरे स्टार मार्क करना सीखना होता है कि भाई ये वाला डिफिकल्ट है, इसको 4 बार रिवाइज करना, 5 बार रिवाइज करना, 6 बार रिवाइज करना है। जिस पे जितना ज़्यादा जोर डालोगे उतना ही आसानी से वो याद होता रहेगा। एक समय ऐसा आता है कि जो शब्द कभी याद ही नहीं हो रहा था, वो शब्द परमानेंटली ताउम्र जिंदगी पर रह गया, ठीक है ना। और एक ऐसा शब्द जो ऐसा लग रहा था कि ये कभी भूलेगा नहीं, वो कभी याद ही नहीं आ रहा है। मतलब ये केसेस होते हैं कि याद हुई चीज़ भूल जाती है, और भूली हुई चीज़ मतलब जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है वो याद होती रह जाती है। तो चलो आगे अगले सेक्शन पे चलते हैं, और हर रोज़ मैं इसी फॉर्मेट में लेके आऊँगा। अगर आप ये 90 डेज पूरा का पूरा करोगे तो आपका सब कवर हो जाएगा यार। थोड़ा समय लगेगा, मतलब अभी तो पहला लेक्चर है, आज हो सकता है कि ये 40-45 मिनट या 1 घंटे का हो जाए, और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ूंगा तो आप ये देखोगे कि समय धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। थोड़ा तेज़ भी पढ़ाऊंगा मैं और थोड़ा तेज़ आप भी पढ़ोगे, लेकिन शुरुआत के 1 हफ्ते के डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे थोड़ा समय लगेगा जिसमें आपको समय देना पड़ेगा। चलो हम बात करते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की। ईडियम एंड फ्रेजेस यार देखो बहुत आसानी से जो है याद हो जाता है। ईडियम एंड फ्रेजेस में बात करें, इसकी 2 मीनिंग होती है, एक होती है लिटरल मीनिंग, एक होती है इम्प्लाइड मीनिंग।
तो मतलब एक होता है शब्दशः मीनिंग निकालना, एक होता है शब्दशः मीनिंग नहीं निकालने के बाद एक्चुअल जिस पर्पज के लिए वो फ्रेज बनाया गया है वो मीनिंग निकालना, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं हम पहले सबसे पहला इडियम देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया कभी, स्वीपिंग स्टेटमेंट। जब हम स्वीपिंग स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें इसकी शाब्दिक अर्थ क्या समझ में आता है। स्वीप हमने स्वीप कर दिया, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने सबको बिछा दिया, ऐसा समझ में आता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने सबको बिछा दिया। हिंदी में व्यापक वक्तव्य इसको बोलते हैं। स्वीपिंग स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं तो इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है जनरलाइज स्टेटमेंट। अब किसको समझना पड़ेगा, जब भी हम इस स्वीपिंग स्टेटमेंट डालते हैं तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट एक्चुअली जनरलाइज स्टेटमेंट होता है। अब इसको याद रखने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर इसका यूज समझ सकते हैं, उससे चीज़ें ध्यान भी रह जाती है। ही प्रीफर्स ए कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस टू ए स्वीपिंग स्टेटमेंट। अब जैसे ही आपने थोड़ा सा ये स्टेटमेंट बनाया कि ही प्रीफर्स, वो प्रीफर करता है क्या, एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जो समझ में ना आ जाए, किस रिस्पेक्ट में, स्वीपिंग स्टेटमेंट के विषय में। मतलब एक ऐसी चीज़ जो जनरलाइज, जो सबको समझ में आ जाए, वो स्टेटमेंट वो प्रेफर नहीं करता, वो उसके बजाय कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट प्रेफर करता है। मतलब जब भी कभी आपके सामने स्वीपिंग स्टेटमेंट आएगा तो जनरल स्टेटमेंट होगा जो सबको आसानी से समझ में आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स नहीं होता है। जितना भी आपका स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है वो कैसा होता है, जनरलाइज स्टेटमेंट्स होते हैं। ऑल एट सी, ऑल एट सी। अब इसको याद करने का तरीका मैं कई बार कंफ्यूज है, जैसे मेरे को लगा ऑल एट सी, मैं समुद्र पे हूँ, सब समुद्र पे है, मतलब ऐसे याद करने का तरीका सब समुद्र पे है। तो सब समुद्र पे है तो मैं ना समुद्र के किनारे चला गया, आंख बंद किया, मैं समुद्र पे हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ। तो दो बातें आई, बड़ा मधुर लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। या मैं इधर उधर देख रहा हूँ, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं बिल्कुल एकदम पजल्ड हो गया हूँ, कन्फ्यूज हो गया हूँ। मतलब दो, एक तो मेरे दिमाग में चित्र बने, एक तो मौसम और सब कुछ बड़ा सही लग रहा है, और दूर दूर तक कुछ किनारा नहीं दिख रहा है, मैं बिल्कुल कन्फ्यूज हूँ, मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब एकदम कन्फ्यूज हूँ। तो वहां से समझ में आया, अच्छा इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है कि मैं वहां खड़े होकर उलझन में हूं, मैं समुद्र के किनारे खड़े होकर उलझन में हूं। इसके लिए जो शब्द आता है वो आता है पजल्ड, आता है परप्लेक्स्ड, आता है। तो ये आपके एग्जाम में 10वीं बार पूछा गया है, और 1997 से लेकर अभी तक पूछोगे तो करीब 150-200 बार पूछा गया है। इसका रिपीटेशन बहुत है। इनफ रोप की बात हो रही है, पर्याप्त रस्सी। पर्याप्त रस्सी देने का मतलब हो गया, ये जिस सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब खुली छूट देना किसी को, ठीक है ना। इनफ फ्रीडम फॉर एन एक्शन, मतलब आप पूरी रस्सी दे रहे हो, ले जाओ यार, जो करना हो कर डालो, ठीक है ना, मतलब खुली छूट दे रहे हो। तो इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन है। दे आर गिविंग मी इनफ रोप टू परफॉर्म दिस टास्क, दे आर गिविंग मी इनफ रोप टू परफॉर्म दिस टास्क। वो मेरे को इनफ रोप दे रहे हैं, मतलब पूरी फ्रीडम दे रहे हैं ताकि मैं टास्क परफॉर्म कर पाऊँ। अच्छा, एक और बात है कि दो तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका ये होता है इडियम्स पूछने का कि ये दे दिया आपसे, ये पूछा गया ऑप्शन देके, ठीक है ना। दूसरा तरीका मैंने देखा है कि क्या होता है कि ये इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया जाता है, इस स्टेटमेंट में अंडरलाइन कर लिया जाता है, और अंडरलाइन कर दिया जाएगा, और फिर आपके 4 ऑप्शन बना के दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये जब आप स्टेटमेंट सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल देखते हो ना, तो उससे भी चीज़ें बहुत समझ में आती हैं, तो आपका चारों तरफ से तैयारी हो जाती है, पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट लिखा हुआ है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट इस्तेमाल किया जाता है इर्रेगुलर वे से काम करने का, बीच बीच में रुक रुक कर अगर कोई काम कर रहे हो, मतलब काम आपने स्टार्ट किया और फिर रुक गए, फिर स्टार्ट किया फिर रुक गए, मतलब तो इसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है बाई फिट्स एंड स्टार्ट। ही वर्कड ऑन हिज बुक बाई फिट्स एंड स्टार्ट। ये वो वाला केस है कि जैसे मान लो आप वकैब तैयार कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। अब मतलब इसको तो याद करने का सबसे सही तरीका हो सकता है कि आप जो वकैब की प्रिपरेशन कर रहे हो बाई फिट्स एंड स्टार्ट वे से कर रहे हो। मतलब आप एक दिन आपने पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, तो फिट्स एंड स्टार्ट होता है इर्रेगुलर होने के लिए, ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, रेगुलर होने के लिए नहीं होता है। फिल फाउल ऑफ। फिल फाउल ऑफ का मतलब होता है मुश्किल में पड़ना, गॉट इनटू ट्रबल विथ, मतलब किसी के साथ परेशानी में जाना, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर्स में फॉल फाउल ऑफ द न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइंस है उसके साथ मुश्किल में फंस सकते हैं। समझ में आई बात। तो फिल फाउल आपका मतलब होता है मुश्किल से पढ़ना। अब इसको कई बार रिपीट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आपको याद हो पाएगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब हो गया जैसे स्ट्राइक करना, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल जानते हो। टोकन स्ट्राइक का मतलब हो गया जैसे हम कहते हैं ना टोकन दे दो,
जैसे मान लो मेरा कोई डील हो रहा है तो टोकन अमाउंट दे दो, मतलब शुरुआत का एक वो है। तो जब आप टोकन स्ट्राइक करते हो ना तो सांकेतिक हड़ताल करते हो। आप ये कहते हो कि नहीं भाई आज के दिन 2 घंटे के लिए बैठा हूँ, मैं टोकन स्ट्राइक कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई ना तो मैं भाई फिर फुल स्ट्राइक पे जाऊँगा। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब सांकेतिक हड़ताल होता है। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्स एज वार्निंग, दे कॉल्ड इट 24 आवर टोकन स्ट्राइक। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है म्यूजिक का सामना करना। इसको ऐसे नहीं लेते हैं कि म्यूजिक का सामना कर रहे हैं फिर मान लो पी आए पब, मतलब और पब में चले गए और फेस द म्यूजिक कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ऐसा नहीं। फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है कॉन्सिक्वेंस बियर करना, ठीक है ना, किएगा परिणाम भुगतना, गेट रिप्रिमेंडेड। यू हैव बीन कॉट चीटिंग, नाउ यू मस्ट फेस द म्यूजिक, मतलब तुम चोरी करते हुए पकड़ गए, अब तुम म्यूजिक फेस करोगे, मतलब अब पनिशमेंट झेलोगे। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी सामने वाले को तुच्छ समझना। हेट इंटेंशनली, यू शुड लुक डाउन अपॉन हिम जस्ट बिकॉज ही इज पुअर, मतलब तुम उसे लुक डाउन अपॉन कर रहे हो क्योंकि वो पुअर है, गरीब है। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब ये मेरे को सबसे आसानी से जो है याद हो गया था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो इसके लिए मेरे को समझ में आ गया तो भाई हमको किसी को लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए। मैंने इसको अपने सेंस में ऐसे डाला, हमें किसी को लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, मुझे अपने दोस्त को लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो किसी को लुक डाउन अपॉन करने का मतलब है किसी को तिरस्कार करना, तो ऐसे मैं इसे याद कर पाया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, ठीक है ना, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब होता है एक तरीके से उखाड़ना। तो अगर आप फ्लॉग कर रहे हो डेड हॉर्स को, मतलब मरे हुए घोड़े को अगर आप उठाने की कोशिश, जगाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब है भाई मर तो गया है, उठेगा तो है नहीं। अब अगर यहाँ से आप सेंस समझने की कोशिश करो, मतलब आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो। तो वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, मतलब एक ऐसे एफर्ट में आप समय डालो जिससे कोई आउटकम नहीं आएगा। मतलब घोड़ा मर गया, अब उसको उठाओ तो कोई मीन नहीं बनता ना, तो वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट हो गया। तो यू आर फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स बाई आस्किंग हिम टू लेंड यू मनी। अब तुमको पता है तुम्हारा दोस्त पैसा तुमको नहीं देगा, ठीक है ना, फिर भी क्या कर रहे हो, उसको बोल रहे हो दे दो दे दो दे दो दे दो, तो पता है नहीं देगा ना, तो व्यर्थ का तो मेहनत हो गया ना। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स इस्तेमाल किया जाता है जब आप यूजलेस एफर्ट कर रहे होते हो, उस सेंस में फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड का मतलब हो गया कि आप संदेह के घेरे में हो भैया, क्या हो, आप संदेह के घेरे में हो, अंडर सस्पिशन में हो। द ब्यूचर इज अंडर ए क्लाउड बिकॉज द इंस्पेक्टर फाउंड दैट हिज स्किल्स वर नॉट ऑनेस्ट। मतलब जो बुचर था, जो काटने वाला बंदा था, बुचर मतलब काटने वाला ना, द बुचर इज अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड मतलब संदेह के घेरे में है, क्योंकि इंस्पेक्टर ने पाया कि वो जो स्केल है वो उसका ईमानदारी वाला स्केल नहीं है। अब स्केल उसका ईमानदारी वाला नहीं है। अब जैसे मान लो कि वो कोई काट के सामान तौल रहा है, अब वो रॉन्ग अगर कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है ना, अब इंस्पेक्टर को पता चल गया तो सस्पिशन के अंदर हो गया ना, तो अंदर द क्लाउड हो गया। तो अंदर द क्लाउड होने का मतलब सस्पिशन में होना। तो ये आपको कोरिलेट करके याद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये बाइट्स के फॉर्म में रहेगा ना तो धीरे धीरे वो सारा का सारा याद हो जाएगा। अब जैसे वर्ड सीरीज पे पहुंचूं उसके पहले मैं आपका कराना चाहूँगा थोड़ा सा फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ताकि दिमाग थोड़ा हल्का हो आपका। जैसे फ्रेजल वर्ब एक तरह से है, ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में तकरीबन फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन मिला के 700 शब्द याद करने होते हैं। कुछ इसमें कॉमन भी रहते हैं, लेकिन चलो चलते हैं। देखो एक आता है अकाउंट फॉर, कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा, आपके क्लोज टेस्ट में देखने को मिल जाएगा, आपका जो स्पॉट देयर का सेक्शन है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अकाउंट अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन लेता है। तो जब आप अकाउंट फॉर का इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जवाब देना, कि मैं अगर किसी चीज़ के लिए अकाउंट फॉर हूँ तो मैं किसी चीज़ के लिए जवाबदेही, मेरी मतलब जवाबदेही बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर आप अकाउंट फॉर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल फॉर हो किसी चीज़ के लिए। तो टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर, क्या मतलब आपको जवाब देना है। यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिसडेमेनर, मतलब आप अपनी बदतमीजी के लिए जवाबदेह हो। मिसडेमेनर मतलब बदतमीजी, तो यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिसडेमेनर, मतलब आप अपनी बदतमीजी के लिए जवाबदेह हो। तो आप किसी को अकाउंट फॉर जब करते हो तो उसको जवाबदेह बनाते हो। जब आप अकाउंट फॉर होते हो तो आप जवाबदेह होते हो अपने काम के प्रति। तो ये इस्तेमाल होता है अकाउंट फॉर, इसका मतलब होता है जवाबदेह होना, किसी के प्रति जवाबदेह होना। एडअप, एडअप का मतलब होता है टू ज्वाइन और यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी या स्कोप। ये बहुत आसानी से याद हो जाता है कि हम जब एडअप बोलते हैं तो किसी चीज में किसी चीज को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो एडअप दीज वर्ड्स टू योर वर्ड बैंक, तुम्हारा जो वर्ड बैंक है कुछ और वर्ड्स एडअप कर लो। तो एडअप करने का मतलब जोड़ना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आंसर फॉर, आंसर फॉर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। अकाउंट फॉर और आंसर फॉर का मतलब एक ही बात है, समझ रहे हो बात। ये या तो हम आंसर फॉर इस्तेमाल करते हैं या तो हम अकाउंट फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक, मैं इस मिस्टेक के लिए जवाबदेह नहीं हूँ।
मैं इस आई एम नॉट अकाउंट फॉर दिस मिस्टेक, मैं इसके लिए जवाब दे नहीं हूं। तो आंसर फॉर और अकाउंट फॉर एक ही सेंस में इस्तेमाल होता है। अब अगला है आस्क आफ्टर, टू मेक इंक्वायरी अबाउट द हेल्थ। मतलब जब आस्क आफ्टर करते हो तो किसी का ख्याल पूछने की कोशिश करते हो, किसी का सेहत जानने की कोशिश करते हो, सेहत जानना। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के विषय में पूछना कि भैया आपकी सेहत कैसी है। तो आई मेट अलका एंड सी वॉज आस्किंग आफ्टर यू, मैं अलका से मिला, वो तुम्हारे विषय में पूछ रही है। अब यहां पे ध्यान देना, सी वॉज आस्किंग आफ्टर यू, सी इज आस्किंग फॉर यू भी समझ में आता है। तो आस्क फॉर का क्या मतलब होता है? आस्क फॉर देखोगे तो आस्क फॉर का मतलब अभी नीचे आएगा, इसमें मतलब होता है आस्क फॉर का मतलब कुछ मांगना होता है। अगर किसी के सेहत के विषय में पूछना होता है, जैसे मैं मान लो मैं अपने दोस्त से मिला, ठीक है ना, मैं सूरज से मिला और सूरज मेरे को ये बोल रहा है यार महेंद्र कैसा है, महेंद्र की सेहत कैसी है, तो उसके विषय में पूछ रहा है तो वो आस्क आफ्टर करेगा, आस्क फॉर नहीं करेगा। आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, किसी वस्तु की मांग करना। तो सी वॉज आस्किंग फॉर ए हाइक इन हर सैलरी, वो मतलब अपने सैलरी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसकी डिमांड कर रही थी। तो आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, इसका मतलब होता है डिमांड करना। और आस्क आफ्टर का मतलब होता है सेहत का पूछताछ करना, सेहत पूछना। तो इंक्वायरी करना, मेक इंक्वायरी अबाउट द हेल्थ। समझ में आई बात? इन दोनों में इतना फर्क है। तो आस्क आफ्टर और आस्क फॉर, अगर यही आपके एग्जाम में अगर आ जाए, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए और दोनों ऑप्शन रख दिया जाए ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां याद रखना बहुत जरूरी है कि आस्क आफ्टर का मतलब होता है सेहत पूछना, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। समझ में आई बात? चलो इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और फिक्स प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन अगर देखें तो देखो अबाउंड अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, एक होता है अबाउंड इन और एक होता है अबाउंड विथ। अबाउंड मतलब भरा होना, तो अपने साथ प्रीपोजिशन इन भी लेता है और अपने साथ प्रीपोजिशन विद भी लेता है। अबाउंड इन का मतलब होता है किसी चीज में रिच इन होना, रिच होना। और अबाउंड विथ का मतलब होता है फुल ऑफ होना। अब यहाँ पे भी बात समझ में नहीं आती है, यहाँ पे भी बात समझ में नहीं आती है कि यार ये रिच इन होना, फुल होना हमारे लिए हिंदी भाषी बच्चों के लिए तो सेम ही है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो वहां से समझ में आता है। जैसे लिखना उत्तर प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेज, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के पास बहुत सारा वाटर रिसोर्सेज है, बहुत सारा वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन फुल आपका मतलब भरा हो गया ना। तो फॉरेस्ट इज अबाउंड विथ स्ट्रीम्स, जो जंगल है वो पानी से भर गया है, जंगल है पानी से भर गया है। तो जब हम बात बोल रहे हैं अबाउंड विथ, तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में है कि जंगल पानी से भर गया है। और अगर हम अबाउंड विथ की बात करें तो रिच इन, तो ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है, रिच इन है पॉजिटिव सेंस है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव सेंस में है, थोड़ा नेगेटिव सेंस में है। समझ में आई बात? अब अगली अगर हम बात करें तो एक बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व के साथ आप देखोगे तो प्रीपोजिशन आपको कई सारे दिए रहेंगे। तो एब्जॉल्व अपने साथ फ्रॉम लेता है, इसका मतलब होता है कि आपको गिल्टी से, पनिशमेंट से फ्री कर देना, डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्टी, प्रॉमिस, ड्यूटी, ईटीसी। तो एब्जॉल्व अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कम से कम कुछ नहीं 100 टाइम्स पूछा गया होगा, 100 टाइम्स पूछा हो गया। और इसी तरीके से स्टेटमेंट आता है द कोर्ट हैज एब्जॉल्व हिम फ्रॉम, इन, टू, ऑफ, कई सारे प्रीपोजिशन बना के आपको दिए जाते हैं जब आपके फिलर्स बनते हैं। और ये बहुत बहुत कॉमन आपका फिक्स प्रीपोजिशन वाला सेक्शन है जहां पर क्वेश्चन बनता है। तो इसे याद रखिएगा, जो है सॉरी एब्जॉर्ब इन नहीं, एब्जॉल्व फ्रॉम। तो एब्जॉल्व अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, इसका मतलब होता है गिल्टी, प्रॉमिस, ड्यूटी, इन सबसे फ्री करना। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब इन जो होता है वो होता है आप किसी चीज में बिजी हो, ठीक है ना, बिजी इन वर्क। कि मैं बोलूँगी आई एम एब्जॉर्ब इन, तो इसका मतलब मैं बिजी हूं, कुछ काम कर रहा हूं। तो ही इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, वो पूरी तरीके से अपने काम में बिजी है। तो एब्जॉर्ब अपने साथ इन लेता है और इसका मतलब क्या होता है? बिजी होना, बिजी होना किसमें? काम में बिजी होना। ये सब वो है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं घूम के आपके आते हैं। अब स्टेन अपने साथ हमेशा फ्रॉम लेता है, आप किसी चीज से बचते हो। होल्ड वन सेल्फ बैक, अपने आप को किसी चीज से बचा के रखना। यूज्ड फॉर फूड हैबिट्स, इसलिए ये इस्तेमाल किया जाता है फूड हैबिट्स के लिए। तो हिज डॉक्टर आस्क्ड हिम टू अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स, उसके जो डॉक्टर ने उसने बोला क्या कि वो पीने से बचे, अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स। अब्सटेन अपने साथ फ्रॉम लेता है, एब्जॉर्ब अपने साथ इन लेता है। जब एब्जॉर्ब अपने साथ इन लेता है तो इसका मतलब क्या होता है? आप काम में बिजी हो। और एब्जॉल्व जो होता है ये आपको गिल्टी, ड्यूटी, किसी चीज से फ्री रखता है। एब्जॉल्व आप फ्रॉम लेता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अबाउंड अपने साथ इन लेता है, अबाउंड अपने साथ विथ लेता है। ये दोनों वैसे कभी आए नहीं है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं तो इन्हें भी पढ़ते हुए चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो ये तीन के तीनों हैं, ये आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हुए हैं।
तो ये रही हमारी फिक्स प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रीपोजिशन जल्दी याद नहीं होते हैं, इसलिए इनको हर डे वाइज कम भी लिया गया है और इनको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है। इस वजह से भी आप 90 डेज इसे कवर करोगे, उसके पहले ये कंप्लीट हो जाएगा फिक्स प्रीपोजिशन। टोटल तकरीबन 700 हैं फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन बना के। एक बार इनको आपने तैयार कर लिया ना तो आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। चलो हम बात करते हैं वर्ड सीरीज की। वर्ड सीरीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक ये शब्द है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है निडर होना। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? निडर होना। रिजोल्यूटली फियरलेस, डाउटलेस, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो है कि डाउटलेस हो गया, ऑडासियस हो गया। ऑडासियस का मतलब हो गया कि आप साहसी हो। निडर होना, साहसी होना। ऑडासियस मतलब डेयरिंग, साहसी होना। तो आप इंटरप्रेट हो, आप निडर हो। आप डाउटलेस हो, आप निडर हो। आप ऑडासियस हो, आप निडर हो। समझ में आई बात? इसको कैसे याद करते हैं? वर्ड सीरीज याद करने का ऐसे तरीका है जो मैं बता रहा हूं, ये सबसे अच्छे तरीके से याद होता है। अगर मेरा दोस्त सूरज इंटरप्रेट है, इसका मतलब निडर है। अगर वो डाउटलेस है तो निडर है। अगर वो ऑडासियस है तो निडर है, ठीक है ना। ऑडासियस का मतलब डेयरिंग है। अब इसके एंटोनिम की बात करें, मेरा दोस्त महेंद्र जो है वो कावर्ड है, ठीक है ना, कायर है, फियरफुल है, डर जाता है। तो ये सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। अगर मैं पूछूं यहां से कितने शब्द आप सीखोगे जो डिफिकल्टी लेवल में अच्छे हैं, तो इंटरप्रेट अपने आप में डिफिकल्टी लेवल में अच्छे हैं। ऑडासियस अपने आप में अच्छा है। फियर मतलब डर, डर रहित, फियरलेस का मतलब हो गया डर रहित। ये सबके डिक्शनरी में होगा, ये याद करना बहुत आसान होगा, ठीक है ना। डाउटलेस जो है यहाँ पे, ये आपके लिए नया शब्द होगा। इंटरप्रेट नया शब्द होगा और ऑडासियस नया शब्द होगा। तो इसको याद रखना कि भाई मेरा दोस्त निडर है, मतलब इसको हिंदी से रिलेट करना। मेरा दोस्त सूरज निडर है, मेरा दोस्त सूरज इंटरप्रेट है, मेरा दोस्त सूरज डाउटलेस है, मेरा दोस्त सूरज ऑडासियस है। जबकि इसके अपोजिट मेरा दोस्त महेंद्र कायर है, कावर्ड है और वो फियरफुल है। आप इसको सिनोनिम्स है, मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स कभी भी एक साथ याद नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सिनोनिम्स याद कर लूं और उसके अपोजिट जो सेंस बनेगा वो हम एंटोनिम्स में चले जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये भी एक तरीका था, लेकिन अगर पढ़ना हो तो आप इसको ऐसे एंटोनिम्स भी साथ में पढ़ सकते हो। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना। ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, आप अगर देखोगे तो सब आपको एग्जाम में मिलेंगे। एब्रोगेट करने का मतलब किसी चीज को रिपील करना, रिपील करना। तो रिपील और डू अवे। अच्छा, एक और फ्रेजल वर्ब है डू अवे विथ। डू अवे विथ, ये आपका फ्रेजल वर्ब है डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है किसी चीज को किनारे लगा देना। काम हो गया, किनारे लगा देना, मतलब उसको रद्द कर देना, खत्म कर देना, ठीक है ना। ए लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट, ये स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एब्रोगेट इस्तेमाल किया जाता है लॉ के लिए, कोई राइट हो या फॉर्मल एग्रीमेंट हो जिसको हम नल कर रहे हैं, नल एंड वाइड कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो हमें याद करना पड़ेगा हम किसी चीज को एब्रिगेट कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं या डू अवे विथ कर रहे हैं, मतलब उसको हम रद्द कर रहे हैं। इसके अलावा इसके बहुत अच्छे अच्छे और शब्द है जो आप याद कर सकते हो। रिपील के अलावा रिवोक करना, मतलब किसी को मना कर देना, ठीक है ना। रेसेंड कर देना किसी को, रिपुडिएट कर देना, एनूल कर देना, एनल कर देना, एनूल कर देना। आप जो भाई जिसको इसका प्रोनाउंसिएशन जिसको जैसे समझ में वैसे याद कर ले। प्रोनाउंसिएशन में इतना टाइम, अच्छा प्रोनाउंसिएशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो किसी चीज को एनल कर देना, ठीक है ना, रिपुडिएट कर देना, रिवोक कर देना, एब्रोगेट कर देना, ये सब क्या है, मतलब किसी चीज को रद्द कर देना। इसके अगर उल्टा जाओगे तो किसी चीज को आप अप्रूव कर रहे हो, ठीक है ना, इनैक्ट कर रहे हो। जब लॉ आपकी इनैक्ट होती है, लॉ जब आपकी इनैक्ट होती है, इसका मतलब वो क्या होता है, वो अप्रूव होती है, ठीक है ना। सैंक्शन करना, आपने देखा ना, कोई चीज सैंक्शन कर दी गई मतलब लागू कर दी गई। वैलिडेट कर दी गई मतलब सहमति दे दी गई है, सहमति दे दी गई है, वैलिडेट कर दी गई है, सहमति दे दी गई है, सैंक्शन कर दी गई है, मतलब परमिशन दे दी गई है। समझ में आई बात? तो रिपील करना, रिवोक करना, रेसेंड करना, नलिफाई करना, एनूल करना, रिपुडिएट करना या एब्रोगेट करना या डू अवे विथ करना, इसका मतलब किसी चीज को रद्द करना। आप सोचो कि छोटे से में आप कितने सारे शब्द सीख रहे हो। इसको ऐसे ही सीखना पड़ता है और मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप वो करोगे। तो हिंदी मीनिंग से हिंदी भाषी बच्चे इसको थोड़ा सा रिलेट करें, वो बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोलिफरेट करना, जब आप प्रोलिफरेट करते हो तो किसी चीज को संख्या में बढ़ाते हो। तो इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, मतलब मल्टीप्लाई करना, चाहे वो आपकी सेल्स हो, टीसी हो या कोई स्ट्रक्चर हो, इसी चीज। तो रैपिडली जो है रिप्रोड्यूस करना जो है।
अब अगर हम इसकी बात करें तो प्रोलिफरेट करना किसी चीज़ के लिए और बर्जियोन करना, ये दोनों शब्द जो है संख्या में बढ़ाने से आता है, ठीक है ना। इसके लिए अगर आप एक्सपैंड देखोगे और जनरेट देखोगे और एक्सक्लेट देखोगे, ये सब क्या है, ये नॉर्मल शब्द है जो लगभग आपकी डिक्शनरी में होगा। तो इसमें जो डिफिकल्ट शब्द है वो है क्या, एक तो प्रोलिफरेट शब्द है, एक बर्जियोन शब्द है। इसका मतलब क्या करते हो आप, संख्या में किसी चीज को बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तीन के तीनों जो शब्द है ये आपको आसानी से आते भी होंगे। इसमें से कोई ऐसा शब्द नहीं है जो है श्रिंक करना मतलब घटना, ठीक है ना, डिक्रीज करना घटना, लेसन करना कम करना, ये घटने के लिए, ये बढ़ने के लिए। बढ़ने के लिए एक नया शब्द आप प्रोलिफरेट याद कर लो, बर्जियोन याद कर लो, ठीक है ना। और बाकी तो सब आपके लिए नॉर्मल है, बाकी सब आपके लिए नॉर्मल है। ये दो शब्द है कि कोई चीज़ बर्जियोन हो रही है मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ प्रोलिफरेट हो रही है तो कोई चीज़ बढ़ रही है। समझ में आई बात। अब इसके बाद अगर हम बात करें पैराडॉक्स, जब हम बात करते हैं पैराडॉक्स की तो इसका मतलब होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, ए सीमिंगली एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन विच व्हेन इन्वेस्टिगेटेड में प्रूव टू बी वेल फाउंडेड और ट्रू। अब अच्छा इस बात को देखो, जब हम पैराडॉक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पजल होना, ठीक है ना, एब्सर्डिटी होना। एब्सर्ड होना मतलब विसंगत होना, एब्सर्ड होना, एब्सर्ड होना का मतलब विसंगत होना, एब्सर्ड होना इसका मतलब है विसंगत होना, या इसी के साथ हम बताते हैं एब्सर्डिटी मतलब कोई चीज ऐसी है जिसमें विसंगति है। क्या है, विसंगति है, विरोधाभास है जो समझ में नहीं आ रहा है। एम्बिग्यूटी शब्द हो गई, एम्बिगुअस आपने पढ़ा भी ना, एम्बिगुअस मतलब अनेकार्थी, मतलब एक से ज्यादा अर्थ निकल रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो सही क्या है, मतलब आप कंफ्यूज हो, तो एम्बिग्यूटी हो गई। एनॉमली हो गई, एनॉमल होना मतलब नहीं समझ में आता, ठीक है ना। रिडल, रिडल, इनिग्मा, पजल, ये सब क्या होती है जब ये इस्तेमाल की जाती है कंफ्यूज वाली स्टेट में, ठीक है। कॉन्ड्रम, कॉन्ड्रम या आपको याद करना पड़ेगा, मतलब ये सब चीज तो ऐसी है जो बार बार रिपीटेटिव मोड पे भी आगे भी आएगी तो चीजें याद हो जाएगी। तो कॉन्ड्रम होता है, ये भी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब क्या है आपका पजल होना, समझ में ना आना किसी चीज को, ठीक है। तो याद रखिए पैराडॉक्स का मतलब क्या है, विरोधाभास। ये कम एग्जाम में आया है, जो आया है आपका रिडल, पजल, इनिग्मा, एब्सर्डिटी, एम्बिग्यूटी, एनॉमली, ये बहुत सारे शब्द जो है रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में। अब अगर हम बात करें इसके अपोजिट की, तो ये है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में क्या आएगा, कोई चीज अगर सर्टेनिटी में है मतलब निश्चितता में है, एक्यूरेसी में है या नॉर्मल है, कोई चीज नॉर्मल है तो समझ में आएगी, सर्टेन है तो समझ में आएगी, एक्यूरेसी में है, एक्यूरेट है तो समझ में आएगी। तो पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास। इससे रिलेटेड बहुत सारे हमें शब्द मिल गए, एब्सर्डिटी मिल गई, एम्बिग्यूटी मिल गई, एनॉमली मिल गई, जो है रिडल मिल गया और कॉन्ड्रम मिल गया। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसको याद करने के साथ साथ बहुत सारे अच्छे शब्द आप याद कर सकते हो। ये सारे शब्द आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, ये सारे शब्द आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस, DEFERENCE, एक डिफरेंस होता है जिसका मतलब होता है अंतर होता है। उसकी स्पेलिंग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं यहाँ पे उसकी स्पेलिंग बताऊँ तो तौहीन समझ में आएगा, क्योंकि डिफरेंस वो अंतर वाला तो सभी को पता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, DEFERENCE डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, मतलब ये सम्मान के लिए आता है, डिफरेंस दे रहे हो किसी को, सम्मान दे रहे हो, ठीक है ना। सिनोनिम से क्या हो गया, एमिएबिलिटी। देखो एमिएबल एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है सौहार्द, एमिएबल एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण मतलब जिसमें प्रेम पूर्वक बात करते हैं। तो एमिनेबल भी जो शब्द होता है इसका भी मतलब होता है कि आप किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार रख रहे हो, एमिनेबल, ठीक है ना। जेनियलिटी, जेनियल जब होते हो आप किसी के साथ तो आप कॉर्डियल होते हो, कॉर्डियल का मतलब होता है स्नेहपूर्वक, जेनियल होना, कॉर्डियल होना, ठीक है ना। स्टीम्ड हो आप किसी के साथ तो रेस्पेक्टफुल हो। कंप्लायंस हो तो भी रेस्पेक्ट के सेंस में देखा जाता है। तो जब डिफरेंस ये सम्मान से रिलेटेड शब्द है तो एमिएबिलिटी, अगर आप एमिएबल हो तो स्नेहपूर्वक हो, अगर आप एमिनेबल हो, एमिएबल और एमिनेबल ये सौहार्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेनियलिटी जो आपकी शब्द आती है ये भी सौहार्द के लिए आती है। स्टीम हो, सम्मानपूर्वक हो, और कंप्लायंस जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये भी रेस्पेक्ट और सम्मान के लिए आता है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसी तरीके से शत्रुता की बात आएगी, एनिमोसिटी की आ जाएगी, एंटीपैथी की बात आ जाएगी। इनमिटी मतलब शत्रुता होता है, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता होता है। तो अगर इसमें मैं अगर आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि ये डिफरेंस से स्पेलिंग से आपको याद रखना, इसका मतलब सम्मान है। एमिबिलिटी आ गई, एमिनेबल शब्द हो गया, जेनियल शब्द हो गया, जेनियलिटी उसी से बनी हुई है। स्टीम यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, स्टीम्ड पर्सन सम्माननीय पर्सन बोलते हैं।
कंप्लायंस हो गया जो है आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ अच्छे शब्द यहाँ पे आपको सीखने को मिल सकते हैं। सही शब्द आपको याद करना पड़ेगा, कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है अनुबंध, क्या, प्रतिज्ञा पत्र जिसको बोलते हैं, अनुबंध बोलते हैं, ठीक है ना। तो एग्री बाय लीज डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो कोवेनेंट बॉन्ड होता है और कॉन्ट्रैक्ट इसको बोल सकते हैं, एक तरीके का अनुबंध होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए सही शब्द है। इसको सिनोनिम्स में और देखोगे तो कोई चीज़ कॉम्पैक्ट है, कन्वेंशन है, पैक्ट है, बॉन्ड है, एग्रीमेंट है। भाई एग्रीमेंट होता है तो अनुबंधित होता है, बॉन्ड बोलते हैं ना, बॉन्ड साइन किया है, अनुबंध साइन किया है। पुराने समय में आप हिस्ट्री में देखते होगे तो पैक्ट साइन होता था, अगर आप देखोगे तो पैक्ट साइन होता था हिंदी में, जिसको संधि बोलते थे। क्या बोलते थे? जिसको संधि बोलते थे। दो लोग आपस में सहमति बताते थे। कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। तो अनुबंध से रिलेटेड जो एग्रीमेंट के सिनोनिम्स आप याद रख सकते हो, ये सबसे आसान शब्द है एग्रीमेंट। बॉन्ड सुनते रहते हो, बाजार में बहुत सारे बॉन्ड सुनते रहते हो। पैक्ट की बात हो गई, कन्वेंशन की बात हो गई, कॉम्पैक्ट की बात हो गई, कॉन्वेनेंट की बात हो गई, ये इनसे सारा है। इसके बाद अगर आप किसी से संधि में हो तो डिनायल, रिफ्यूजल, डिसएग्रीमेंट, ये आपके इसके अपोजिट हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे जो समझौते से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? समझौते से या अनुबंध से रिलेटेड है। ऑब्नॉक्सियस अगर हम बात करें तो कोई चीज अगर ऑब्नॉक्सियस है तो वो बहुत अप्रिय है, ठीक है ना। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है, बहुत ज्यादा जो है डिस्गस्टिंग है। कहते हैं बहुत डिस्गस्टिंग है यार, बहुत बेकार, बहुत वाहियात है। तो आप ये भी बोल सकते हो बहुत वाहियात है, बहुत डिस्गस्टिंग है, बहुत ऑब्नॉक्सियस कोई चीज है। या इसको ऐसे बोल सकते हो कोई चीज बहुत एबहॉरेंट है, बहुत ज्यादा दुर्गंध दे रही है, ठीक है ना। लोथसम है, क्या है? बहुत सारा लोथसम है, ऑफुल है, नास्टी है, एनोइंग है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो अप्रिय हैं। ऑब्नॉक्सियस कोई चीज है तो अप्रिय है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है, डिस्गस्टिंग कोई चीज हो सकती है, एबहॉरेंट हो सकती है, ठीक है ना, लोथसम हो सकती है, ठीक है ना, ऑफुल हो सकती है, नास्टी हो सकती है, एनोइंग हो सकती है, ठीक है ना। इसके अपोजिट में हम बात करें तो डिसेंट और वंडरफुल ले सकते हैं हम सब। तो ये सारे आप देखो, ऑब्नॉक्सियस आपके डिक्शनरी में था क्या? ये नहीं होगा। ये तो रहा होगा डिस्गस्टिंग, आप इतना सुनते रहते हो, लड़कियां बहुत इस्तेमाल करती रहती है, मूवीज में बहुत इस्तेमाल होता है। एबहॉरेंट आपके लिए डिक्शनरी में नया हो सकता है, लोथसम नया हो सकता है, जो ये एग्जाम में बहुत बार हो चुका है। ऑफुल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नास्टी ये शब्द आपने सुन रखा होगा। एनोइंग तो मान लो सभी के डिक्शनरी में। एनोइंग मतलब चिढ़न, जब आप किसी से एनॉय होते हो तो मतलब आप चिढ़ते हो। तो अगर कोई चीज़ मतलब ऐसी है जो बुरी लग रही है तो एनॉइंग लग सकती है। समझ में आई बात? तो हमें जो शब्द यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि अप्रिय के लिए हम ऑब्नॉक्सियस इस्तेमाल करते हैं, अप्रिय के लिए एबहॉरेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोथसम का इस्तेमाल करते हैं, नास्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन शब्द मेरे को लगता है यहाँ से आप अपनी डिक्शनरी में ऐड करना चाहोगे, और इतनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब इस पर क्या होगा कि इस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्विजेज। अगर आप इस पे क्विजेज प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ये याद करोगे भूल जाएगा, याद करोगे भूल जाएगा। क्विजेज जितना रिपीटेटिव मोड में पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ा समय और लगेगा, बस जल्दी क्लोज होगा। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। कोलोसल का मतलब होता है विशाल। जाइजेंटिक बोल सकते हो, इमेंस बोल सकते हो, वास्ट बोल सकते हो, मैमोथ बोल सकते हो, जाइंट बोल सकते हो, हुमंगस बोल सकते हो। ये इसके कोलोसल मतलब विशाल, अति विशाल, बहुत ज़्यादा विशाल है। उसके कंपैरिजन में अगर छोटे की बात करें तो मिनिएचर, टाइनी, माइन्यूट, मिनिस्कल, ये सारे शब्द होते हैं छोटे के लिए। ये बड़े के लिए होते हैं। हुमंगस है कोई चीज़ बहुत जाइंट है, मैमोथ है, वास्ट है, इमेंस है, जाइजेंटिक है और कोलोसल है, ठीक है ना। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत। मूवी भी आई थी इंसेप्शन, बड़ी अच्छी मूवी है अगर आप में से किसी ने देखी हो तो द एस्टेब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और कोई एक्टिविटी हो, तो इसके लिए जो अगर हम बात करें तो ओरिजिन। जब हम इंसेप्शन की बात करते हैं तो मतलब ओरिजिन की बात करते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स में अगर देखोगे तो इनिशिएशन नॉर्मल शब्द है, ओरिजिन, इनॉग्रेशन नॉर्मल शब्द है, डॉन हो गया, कमेंसमेंट हो गया। तो कमिशमेंट का मतलब होता है, ये एक नया शब्द है जो आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। इसका मतलब होता है शुरुआत की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं कमिटमेंट से, कि कब कमिटमेंट हुआ था, कब शुरुआत हुआ था। उसके कंपैरिजन में हम अंत की बात करेंगे। अंत के लिए कंक्लूजन हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, इफेक्ट हो गया। समझ में आई बात? फिर एक और बहुत आता है ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कुलीन के लिए, भव्य के लिए, शान के लिए, शहंशाह के लिए जो है। स्प्लेंडर एंड इम्प्रेसिवनेस स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल। ग्रैंडियोर शब्द इस्तेमाल किया जाता है खास करके जब आप जाओगे, बहुत सारी बड़ी बिल्डिंगें होती है जो बहुत भव्य बिल्डिंगें होती है, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो स्प्लेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो स्प्लेंडर वो आती है ना, टाटा स्प्लेंडर, ठीक है ना। अगस्त का मतलब होता है महान, AUGUST होती है, वो अगस्त महीने वाला अगस्त नहीं है, ठीक है ना। AUGUST अगस्त का मतलब महान, मान होता है।
मैजेस्टी हो गई, ये राजघराने में बहुत इस्तेमाल होने वाले शब्द है। ग्रांडियोसिटी हो गई कि कोई चीज़ ग्रांड है, ठीक है ना। और ग्लोरी, इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो डलनेस अपोजिट हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया, पाल्ट्री हो गया, मीननेस हो गया, मतलब जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये ग्रैंडियोर शब्द बहुत आपके एग्जाम में आया, इसका मतलब होता है शान, शौक वाली, बहुत भव्य। इसके लिए और बाकी के शब्द आप स्प्लेंडर याद रखो। अगस्त का मतलब होता है महान। राजाओं के लिए मजेस्टी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रांडियोसिटी उसी से बना हुआ है। ग्लोरी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। स्पार्टाकस अगर किसी ने नहीं देखा है तो देखना, वहाँ पे बहुत जो दास लोग रहते थे उनकी स्टोरी बनाई गई थी, तो उनके ग्लोरी की बात होती थी, उनकी महानता की बात होती थी, उनके भव्यनेस की बात होती थी। तो ये जो चीज़ है, धीरे धीरे अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो धीरे धीरे शब्द भंडार आपका बड़ा होना स्टार्ट होगा और चीज़ें स्लो बिल्ड होती है यार। मतलब आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और जब तक आप बहुत मेहनत नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो आज का सेशन में हमने बहुत सारे तकरीबन 150-200 शब्द पढ़े होंगे। अगर आप इसको रिवीजन लेने जाओगे, जब इसके नोट्स आपको मिलेंगे, आप रिवीजन लोगे ना, तो ये आपको 10 से 15 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक बार अगर आपने वीडियो देखा और कल की क्लास देखने से पहले, मतलब अगली क्लास देखने से पहले अगर 10-15 मिनट अगर आपने इसको एक बार रीड कर लिया ना, तो आधा काम तो ये सुन के वीडियो खत्म हो जाएगा और अगला जब 10-15 मिनट का रिवीजन लोगे ना, तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे शब्द आपको याद होने लगेंगे और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आप मेरे साथ करोगे तो ये सारे के सारे शब्द याद हो जाएंगे। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि डे 2 पढ़ने से पहले डे 1 रिवीजन कैसे करते हैं। वो बहुत नेसेसरी एलिमेंट है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं आपको क्लास में आज सिखाना चाहूँगा। देखो, अगर इसकी क्विज के प्रैक्टिस के लिए या पीडीएफ के लिए चाहिए तो 2 तरीके का एक काम है। एक तो पीडीएफ है, जो डेली पीडीएफ है, ये भी मैं अपलोड करूँगा, तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। डे 1 का पूरा दे दूंगा। क्विजेज प्रैक्टिस करनी हो या फिर पूरा 90 डेज का पूरा वो कैब आपको कवर करना हो तो माई पाठशाला की बुक आती है 90 डेज प्लानर, 90 डेज वो कैब प्लानर। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये माई पाठशाला के ऐप में मिलेगी। माई पाठशाला के ऐप में बुक के सेक्शन में जाके वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ पे ऑर्डर करके आप पढ़ाई कर सकते हो जो है। और ये बुक जब एक बार ऑर्डर कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगली क्लास में आऊँगा तो मैं बुक भी लेके आऊँगा, मैं आपको बुक दिखा दूँगा, पीडीएफ खोल के भी दिखा दूँगा कि वो दिखती कैसी है और उससे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें बहुत मेहनत करके काम किया गया है ताकि आप अपने शब्द को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। और देखो यार, मेहनत बहुत लगती है, सफल होने में मेहनत बहुत लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं यूँ ही हो जाएगा यार, बगैर मेहनत के हो जाएगा, तो कभी सड़क पे जाके देखो यार। मतलब कितने लोग मेहनत करते हैं यार, वज्र गर्मी में, धूप में, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये की दिहाड़ी कमाने के लिए जो है गर्मियों में कितना मर रहे हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत अमीर घर से आए हो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कौन करता है यार? लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे ही तो करते हैं यार, या बहुत गरीब घर वाले बच्चे करते हैं जिनके अपने छोटे से सपने होते हैं कि एक 60-70 हज़ार की सैलरी मिल जाए, मेरे घर को थोड़ा रिस्पेक्ट मिल जाए, बिलियनियर थोड़ा बन जाएगा कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके जो है। तो ऐसे केस में आप देखो तो उन लोगों को कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको 1 साल खाली कमरे में बैठ के किताब में अगर पढ़ा नहीं जा रहा है ना, तो सफल नहीं हो सकते हो। कल की क्लास में वापस मिलेंगे डे 2 के साथ और मैं ये 90 डेज़ की पूरी सीरीज़ लेके जो है आ रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जो बच्चा इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है यार, वो 90 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो अच्छे से पढ़ाई कर ले। और यकीन जानो, इसको एक बार अगर आपने सही से मेरे साथ पढ़ लिया ना, तो कोई भी वो कैब आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के बीच में साझा कीजिएगा, लाइक का एक बटन भी साथ में हिट कीजिएगा।